जी, तो आज हमारा टॉपिक है मिनोपली। तो ये एक्सट्रीम केस है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। तो पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। मिनोपली, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है आपको पता है? अ सिंगल सेलर। अच्छा, अ सिंगल सेलर जो है ये नॉर्मली प्योर मिनोपली में होता है। आपको जैसे पहले बताया था कि अ मोनोपोली सिचुएशन कैन हैव मोर देन वन सेलर, लेकिन वो शायद बहुत ही स्मॉल है, स्केल पे ऑपरेट करते हैं और उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सप्लाई पे और प्राइस पे, और वो डोमिनेट सिर्फ एक ही फर्म है। लेकिन प्योर मोनोपोली होगी तो फिर जारी बात है एक ही सेलर होगा। तो इसलिए हम सिंगल सेलर ही ले रहे हैं, या वन सिंगल डोमिनेंट सेलर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फिर वो मोनोपोली भी आ सकती है और प्योर मोनोपोली भी आ सकती है। अच्छा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ये आपको समझ आ रही है? मतलब सब्स्टिट्यूट्स, इट इट माइट बी देयर, लेकिन वही बात कि वो शायद फर्म बहुत छोटी है और उनका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली मोनोपोली के प्रोडक्ट के साथ compete नहीं करता। तो इसलिए हम कह रहे हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, फिर हाई बैरियर्स टू एंट्री समझ आ रहा है, तभी कंपटीशन जो है ना वो नहीं है। फिर द मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, वो तो आपको पता ही है। इन परफेक्ट कंपटीशन की सारे केसेस में प्राइस मेकर ही होती हैं फर्म्स। अच्छा, फिर फर्म्स आर एबल टू इन्फ्लुएंस प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड। वो प्राइस को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम सिग्निफिकेंटली का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि मोनोपोली के अंदर इंडस्ट्री या मार्केट और फर्म एक ही बात है। आई रिपीट कि मोनोपोली में एक फर्म की हम डायग्राम बना रहे हैं या हम एक मार्केट की या इंडस्ट्री की डायग्राम बना रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जब फर्म ही एक है तो फर्म की जो सप्लाई है वो ही मार्केट की या इंडस्ट्री की सप्लाई होगी। अच्छा, इसी तरह फर्म्स हैव कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम आप फुल कंट्रोल लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है कि फर्म्स हैव फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, फिर ए आर एंड एम आर कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो हमें हमेशा से ही पता है। परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जितनी भी मार्केट स्ट्रक्चर हैं उनमें एम आर और ए आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होते हैं, लेकिन ये ज्यादा इन एंड इन इलास्टिक ड्यू टू रिड्यूस्ड और नो कंपटीशन। तो और वो क्यों होते हैं? क्योंकि बताया था आपको कि अगर आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा, इसीलिए ए आर और एम आर के जो कर्व होते हैं या जो लाइंस हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये हमने पहले भी बात की हुई है। मतलब ये कि जितने लोग ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड करते वो नहीं लेंगे। तो अगर आप उनको भी देना चाह रहे हैं, अगर आप सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आपको प्राइस कम ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत से होते हैं। हम वैसे वो बाद में पढ़ेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव है, इसी तरह सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसी तरह प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो हम बाद में जरूर देखेंगे, लेकिन अगर आप सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, वरना वो लोग तो ले ही नहीं ना पा रहे। अच्छा, अब प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ फर्म्स अंडर मोनोपोली। अगर मोनोपोली में कोई फर्म है या फर्म्स हैं तो वो उनमें इसी तरह पहले शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डायग्राम में नहीं बना रहा, आप कहेंगे तो बना दूंगा, हम सिर्फ इसकी डायग्राम देखेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसमें ए आर एम आर का हमने थोड़े ज़्यादा इनलास्टिक कर लिए। एमसी का कर्व पहले ड्रॉ किया, वो इक्विलिब्रियम बना रहा है एम आर के साथ पॉइंट ई पे, उसको एक्सटेंड किया ऊपर ए आर या डिमांड कर्व तक, और प्राइस आ गई P1। और फिर एवरेज कॉस्ट का हमने एक कर्व ड्रॉ किया है। जब वो इक्विलिब्रियम लाइन को टच करेगा, ये इक्विलिब्रियम लाइन है ना, तो उस वक्त एसी को ए आर से नीचे होना है, क्योंकि हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। तो वो हमने यहाँ बना दिया। और अब जब हमने एरिया देखा तो O P1 E2 Q, ये टोटल रेवेन्यू है, और
ओ पी ई वन क्यू जो है वो टोटल कॉस्ट है। तो जो पी पी वन ई टू ई वन है, ये प्रॉफिट का एरिया है, जो कि ग्रीन शेडेड एरिया से शो किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जैसे पहले भी बात हुई हुई है कि आप वेरिएबल कॉस्ट भी बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ बनाई नहीं हुई क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत पड़ती है जब आपने ये फर्क करना हो कि ये लॉस जो हो रहा है ये विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं, या विद जीरो कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर अब अगर ये एबीसी बनाई है, वो आप देख ही रहे हैं, जब एबीसी आपने बनाना है तो ऑफ कोर्स एक तो एसी से नीचे होगा, फिर एमसी को जब इंटरसेक्ट करेगा उस वक्त एबीसी मिनिमम होना चाहिए। और तीसरी चीज जो आपको जेहन में रखनी है वो ये कि एसी और एबीसी के दरमियान जो गैप है वो कम होता जाएगा। और उसकी वजह है एएफसी, क्योंकि दोनों के डिफरेंस को एएफसी बोलते हैं। और एएफसी यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने से कम होता जाता है। लेकिन एबीसी कभी भी एसी को टच नहीं करेगी। ये मैंने बना दिया है वैसे आपको, कि अगर डायग्राम बनी हो तो आपको पता हो कि एबीसी होता है, हम बना नहीं रहे होते। तो वो टच एबीसी एसी को नहीं करता, एबीसी का कर्व। उसकी वजह यही है कि एएफसी चूंकि जीरो नहीं होता, तो फिर एबीसी एसी को टच कैसे करेगा भाई? एएफसी जीरो होगा तभी तो एसी और एबीसी बराबर होंगे ना। तो ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपको होपफुली क्लियर ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम इसमें भी आ रही है, और वो हमें नजर आ रहा है। वही ए आर एम आर के कर्व है, एम सी है, इक्विलिब्रियम ई पर है, ऊपर एक्सटेंड किया और प्राइस निकाल ली। क्योंकि ये प्राइस मेकर है, तो कंज्यूमर जितना मैक्सिमम पे करने के लिए तैयार है, आप वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और आपने फिर ये ओ पी ई वन क्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू है। आपने एसी का कर्व ड्रॉ किया और वो वही ड्रॉ करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही, वो इक्विलिब्रियम लाइन जहां पर है, जहां इक्विलिब्रियम लाइन है वहां पर वो ए आर के बराबर ही होगा। तो ये भी आपको पता है, सारी बात है। वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो डायग्राम से नजर नहीं आता। तो यहाँ ये नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम में बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पड़ी हुई है, या फिर आपके जो ऑलिगोपोली में भी होती है, लेकिन उसमें किंग डिमांड कर्व के अलावा जो डायग्राम है उसमें आपको इस तरह ही डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर एम आर कर्व नजर आता है। लेकिन अगर और वो अगर कुलियन हुई हुई है तब भी जो है वो ये चेंज हो सकता है। अगर कोलिशन मॉडल्स हैं ओलिगोपोली के तो फिर चेंज होगा। अगर नॉन कोलिशन मॉडल है और उसमें हम किंग डिमांड कर्व की बात नहीं कर रहे, तो फिर हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर एम आर कर्व इसी तरह के नजर आते हैं, जो थोड़े शायद कम इन इलास्टिक होते हैं। तो ये भी हो गई, ये भी क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए एमसी एसी को वहीं पे कट कर रहा है जहां पे एसी मिनिमम पॉइंट पर है। उसके बाद हम, ये शॉर्ट रन हो गया, फिर हम लॉन्ग रन पे आ गए। अच्छा, शॉर्ट रन में दो ही डायग्राम बनी हुई है मोनोपोली की, और उसकी वजह यह है कि मोनोपोली जो है वो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी ना, उसका तो कंपटीशन किसी से है ही नहीं। तो लेकिन अगर वो कभी ये चाह रही है कि सेल्स थोड़ी ज्यादा करना, तो वो हो सकता है कि नॉर्मल प्रॉफिट पे भी आ जाए, या कॉस्ट जो है वो उसकी अगर बढ़ गई है तो। लेकिन लॉन्गर रन में प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल या नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब सॉरी, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट से के अलावा कोई डायग्राम नहीं बनती। यही दो केसेस हैं जो मोनोपोली में फर्म एक्सपीरियंस करती है। अच्छा, और उसके बाद लॉन्ग रन में हम अगर आ जाए, अच्छा ऊपर तो वाली दोनों डायग्राम में फर्क यही है ना कि एवरेज कॉस्ट जो है वो शायद यहाँ थोड़ी ऊपर नजर आ रही है और वहां पे जरा नीचे की तरफ नजर आ रही है। तो वो स्केल पे भी डिपेंड करता है ना कि मोनोपोली कितने बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, और वो अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करना चाह रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर हमारे पास लॉन्ग रन आ गया। तो लॉन्ग रन में मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा होता है, क्योंकि उसमें कोई अगर फर्म आ भी रही होती है मोनोपोली की, तो मोनोपोली जो है वो कम प्राइस चार्ज कर सकती है टू अवॉइड दैट कंपटीशन।
लेकिन लॉन्ग रन में चूंकि कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, इसलिए जितनी मोनोपोलिस्ट होते हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट रन में फिर कोई नई फर्म आ सकती है, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट फिर भी हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। तो ये डायग्राम आपने देख ली, कोई इसमें प्रॉब्लम है? नो सर सर, लेकिन ओलिगोपोली में जो नॉन कोल्यूसिव मॉडल आपने बताया है, उसमें भी लॉन्ग रन में ओलिगोपोली को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये देखो, लॉन्ग रन में, जी, आप सही बात कर रही हो कि लॉन्ग रन में चूंकि ज्यादा फर्म्स तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी 8 से 10 फर्म तो हैं। तो इसलिए सुपर नॉर्मल हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सारी जो बड़ी फर्म्स हैं वो आपस में शेयर ही करेंगे इसको। तो डिपेंड करता है ये वैसे, क्योंकि ओलिगोपोली में नंबर ऑफ फर्म थोड़ी कम भी हो सकती है, मतलब 10 नहीं है तो 4 है या 3 है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन कितना, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फर्म्स पे। और सर शॉर्ट रन में भी उसको सिर्फ सुपर नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा मोनोपोली की तरह। हाँ, ओलिगोपोली के केस में ऐसे ही होगा, क्योंकि उसमें भी बैरियर्स तो होते ही हैं। हाँ, उसमें वहां पर भी सुपर नॉर्मल नॉर्मल ही होगा, लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं वो डोमिनेंट फर्म्स हैं। और इसीलिए वो बिल्कुल, कोई नई फर्म आ रही है तो उसको रोकने के लिए वो ये टैक्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है। सर ओलिगोपोली में भी फिर इसी तरह की डायग्राम्स बनेंगी और ये सिर्फ नॉन कोल्यूसिव मॉडल के लिए होंगी। बोलते कोलिशन मॉडल अगर होगा तो फिर वो, आपको पता है कि वो तो AR MR का सीधे हो जाते हैं ना फॉर्म्स के, क्योंकि आप इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। अगर कार्टेल है तो, और अगर प्राइस लीडरशिप है, तब भी जो फॉलोअर है उसकी जो AR MR का है वो आपके वो परफेक्ट इलास्टिक हो जाएंगे। ऐसी है ना। जी सर। और कार्टेल में तो, और वो किंग में तो हमने वैसे किंग पड़ा हुआ है तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन उसमें किंग आता है तो यूजुअल जो AR MR का डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं वो उसमें शो नहीं हो रहा होता। तो सर जब हम नॉन कोल्यूसिव मॉडल का दिखाएंगे तो हम ये सारी डायग्राम्स किंग डिमांड कर्व से बनाएंगे। नहीं देखो, वो तो नहीं इस देखो, बात वो पे तो डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये ना अच्छा जब ये ना। खत्म होगा तो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जुबानी, आपको करने के लिए भी दूंगा। तो वहां पर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आप, अगर ओलिगोपोली की बात हो रही है जो कि पास में होती है, तो उसमें फिर हमने कैसे डिस्कस करना है। मैंने आपको बताया था कि वो बाद का तो ओलिगोपोली में मेंशन कर देता है कि आप कोलिसिव मॉडल की बात करें या नॉन कोलिसिव की बात करें, या वो प्रिजनर डिलेमा का नाम ले लेता है या कार्टेल का नाम ले लेता है। बहरहाल वो हम फिर देखेंगे। जारी बता, आपके ढेर सारी क्वेरीज हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से फिर हमने हैंडल करना है, तो हम इसको बिल्कुल एड्रेस करेंगे, डोंट यू वरी। लेकिन वो क्वेश्चन आएंगे तो, चूंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखो मेरे नोट्स में तो आपको नजर आएगा कितने ज्यादा क्वेश्चन हैं इसमें से जो अभी तक आए हुए हैं। तो हम उनमें से काफी ज्यादा जरूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट है वो ज्यादा देखें। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मार्केट स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी की जब बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी दोनों की बात करते हैं। तो अब आप जरा पीछे, अगर मैं मोनोपोली पे चलूं, मोनोपोलिस्टिक हमने देखा था। पता नहीं आवाज क्यों बैठ गई है। ये जो एक मिनट, मोनोपोली की डायग्राम अगर हम देख लें, आप ये वाली डायग्राम देख लो। मुझे ये बताओ कि ये जो मोनोपोली की डायग्राम है, इसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव हो रही है? नो सर। नहीं हो रही, क्योंकि वो, उसके हम अगर मान भी लें कि ये जो AC है ये लोएस्ट पॉसिबल AC है, तो चलें से एक्स एफिशिएंसी तो आ जाती है, लेकिन टेक्निकल एफिशिएंसी होती है जो MC = AC पे आती है, और वो थोड़े ज्यादा आउटपुट पे है, तो ये उतनी आउटपुट प्रोड्यूस कर नहीं रहा। तो उसको एक्चुअली यहाँ पर कहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो एक्स एफिशिएंसी नहीं है, एक्स इन एफिशिएंसी है, तो फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो रही है?
नो सर। वो भी नहीं हो रही, क्योंकि जिस आउटपुट लेवल पे ये प्रोड्यूस कर रहा है वहां पर एमसी तो पॉइंट ई पर है, और जो प्राइस है वो ई टू पे है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्राइस है इज ग्रेटर देन एमआर है, एमआर कह रहा हूँ, एमसी है। तो एमसी कम है और आपका जो प्राइस है वो ज्यादा है। तो सारी बात है, ये भी यहाँ पर भी अचीव नहीं हो रहा, सर इसमें टेक्निकल एफिशिएंसी क्यों अचीव नहीं हो रही? क्योंकि वो होता है जी आपकी एम सी इजिकल टू ए सी पे, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर वो यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो ही टेक्निकल एफिशिएंसी अचीव होगी ना। क्या ख्याल है? ओके सर। और सर लेकिन फिर एक्स एफिशिएंसी भी अचीव नहीं हो रही। वो भी नहीं हो रही। हम अगर ज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि अब वो उसको परवाह नहीं है, वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर रहा है, तो एवरेज कॉस्ट के उससे फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा है कि कम है। लेकिन हो भी सकती है, अगर सवाल पेपर में आता है। खैर हम वो जब क्वेश्चन देखेंगे तो जरूर बात करेंगे कि ये मोनोपोलिस्ट पे डिपेंड करता है ना, कि वो अपनी एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कर भी सकता है, और अपनी आउटपुट को बढ़ा के, सारी बात है। तो ये वो एक काम कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये अब नीचे अगर हम देखें ना, यहाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ना तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अभी नजर आ रही है, क्योंकि टेक्निकल नहीं है। वो तो एम सी इजिकल टू ए सी जो है वो यहाँ करके कहीं आ रहा है। और दूसरी चीज ये कि जो टेक्निकल एफिशिएंसी है वो भी नहीं है, क्योंकि वही एम सी नीचे है और पी जो है वो ऊपर नजर आ रहा है हमें। तो और ये मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो तो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है, और कॉस्ट कम है, लेकिन फिर भी, और अब ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले में वो ज़्यादा आउटपुट मांग रहा है, कि ज़्यादा वो कंज्यूम करने के लिए तैयार है, लेकिन बनाई नहीं जा रही। अच्छा खैर, ये बात हो गई। फिर हमारे पास, हम यहाँ आ गए। अच्छा, ये अब इसमें वही है सारी बता, मैं दोबारा नीचे जा रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब है कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को मीट नहीं करते, ना एम सी इक्वल टू ए सी को, और ये एक्स इनएफिशिएंट भी होते हैं एक्चुअली। और एम सी इक्वल टू पी जो है, वो वाली कंडीशन भी ये मीट नहीं करते, तो ये एलोकेटिवली एफिशिएंट भी नहीं हो रहे होते। और वैसे भी आपको पता है कि अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में बात करें तो वो नॉर्मली अपने लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे ऑपरेट नहीं कर रहे होते, एक सर्टेन आउटपुट पे। तो ये भी, वो अपने लोएस्ट पॉसिबल एसी पे भी ऑपरेट नहीं कर रहे, तो एक्स इनएफिशिएंसी भी हो सकती है। ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। तो अब उनको, अब आप ये लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो लॉन्ग रन के अंदर वो एल आर ए सी पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी कॉस्ट जो है वो सी है, यानी कि इस लेवल पे, और आउटपुट क्यू है। तो अब उनको एक्चुअली नीचे यहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए सी वन पे, लेकिन वो यहाँ नहीं कर रहे। तो वो इतना, वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने की टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है अगर वो अब उनका मिनिमम पॉसिबल एसी जो है वो एल आर ए सी वन है, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिखा भी हुआ, पोटेंशियल है उनका, मतलब वो अपने एवरेज कॉस्ट कर्व को इतना नीचे लेकर आ सकते हैं एल आर ए सी वन तक, लेकिन वो वहां पर ऑपरेट नहीं कर रहे। तो जारी बात है वो फिर एक्स इन एफिशिएंट भी कहलाएंगे। और ऑप्टिमम पॉइंट, जारी बात है, वही होता है जहां पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम हो रही है। तो एक्स इनएफिशिएंसी इन इम्परफेक्ट मार्केट, सारी फर्म्स इम्परफेक्ट मार्केट में ऐसे ही कर रही होती हैं। अच्छा, अब ये देखिए, अगर अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो ये भी बात हमारी हुई भी है ना, कि वो एलोकेटिवली एफिशिएंट नहीं होते। डायग्राम फिर मैंने दोबारा बना दी हुई है, लेकिन इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। टेक्निकल और एलोकेटिव एफिशिएंसी दोनों ही नहीं आ रही इम्परफेक्ट मार्केट में। फिर आ गया हमारे पास कंपैरिजन ऑफ मोनोपोली
विद परफेक्ट कंपटीशन। ये अब इस डायग्राम में एक्चुअली दोनों को कंपेयर किया गया, इसलिए एक ही डायग्राम बनाई गई है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। हम पहले समझ लेते हैं कि मोनोपोली की डायग्राम को पहले देख लेते हैं। तो उसमें मोनोपोली के पास पहले ये ए आर की एक फॉलिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर का कर्व है या डिमांड कर्व है, और एम आर भी है, और एक एम सी हमें नजर आ रहा है, ये इंडस्ट्री का जो। तो वो एम सी से एम आर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जारी बात है। इंडस्ट्री का भी वही है ना, जो एम सी जो मोनोपोली का है, फर्क तो कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ पर एम सी एम आर है, वो ऊपर लेकर जाता है यहाँ तक, और प्राइस चार्ज कर लेता है ये वाली, यानी कि एम पी का मतलब है मिनो मोनोपोली प्राइस, और उसको डी से शो किया हुआ है। तो और वो उसको फिर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये मैंने एक एरिया आपको दिखाया भी हुआ है कि ये सप्लाई कर्व तो है हमारे पास, और ए आर को डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो ये जो गैप, ये जो एक्स वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा जो है वो वेलफेयर लॉस नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, या इसको डेड वेट लॉस भी बोलते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये एरिया भी दिखाया हुआ है। और वो क्यों है, वो वही वजह है कि भाई कॉस्ट कम है और प्राइस ज़्यादा चार्ज, वो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, ये इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल है, लेकिन वो नहीं बनाया जा रहा। तो इस पूरे एरिया के अंदर जो है वो जो, और ये क्यों, मतलब इसका यही है कि यहाँ पर सोसाइटी की फेवर में तो बात यही है कि आप जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, लेकिन कर नहीं रहे, और आप एम क्यू यानी कि मोनोपोली क्वांटिटी पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, और इसमें डेट पे लॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है, कंज्यूमर को भी बेनिफिट उतना नहीं हो पा रहा। अच्छा, और अगर हम परफेक्ट कंपटीशन को ले लें, तो उसमें एक लाइन, यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये पी सी पी। अच्छा, इसमें अगर हम ये देख लें कि वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है नीचे सारा, लेकिन फिर भी अब अगर देखें तो जो रेवेन्यू है मोनोपोली का वो ये है ओ, ये पी, और ई, और एम क्यू, ये टोटल रेवेन्यू है। और जो मैंने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाया हुआ है, ये रेड रेड से एटीसी। तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो ओ पी वन, और फिर ई वन, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट की हाइट है, सॉरी एवरेज कॉस्ट की, और फिर एम क्यू। तो ये टोटल कॉस्ट है, और इसका मतलब है कि ये जो सारा एरिया में नजर आ रहा है ये मोनोपोली का प्रॉफिट है। अच्छा, अब अपने इसी डायग्राम में हम आगे दिखा रहे हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, एक और चीज कि ये जो मैंने आपको बताया भी कि ये डेडविड लॉस है, आपने एएस में भी पढ़ा हुआ है, एक चीज पढ़ी हुई है, और वो क्या है कि ये डेडविड लॉस वो भी होता है जिसमें आपका जो कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर हम बात करें, तो वो पार्ट जो कि दोनों के हिस्से में नहीं आ रहा। तो अगर आप इसमें गौर करें तो आप इतनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक्स वाला पोर्शन है, ये हम मार्जिनल कॉस्ट का जो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है उसको सप्लाई का बोल सकते हैं, और जो डिमांड ए आर का हुआ उसको डिमांड का भी बोलते हैं। तो एम क्यू पे हमें नजर आ रहा है कि जो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर है, वो ये ऊपर वाला पोर्शन है, कौन सा बना, वो है ये वाला हिस्सा सारा। और अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस को देख लें, तो वो हमारे पास बन जाता है, जारी बात है, जो प्राइस सेट हुई है उससे नीचे वाला हिस्सा जितना है, ये वाला, ये सारा प्रोड्यूसर सरप्लस बनेगा अगर हम डिमांड और सप्लाई कर्व बना लें, यानी कि ए आर को डिमांड कर्व जो कि है, और एम सी का जो अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट है वो सप्लाई कर्व को शो करता है। तो इस तरह से कुछ आ रहा है हमें नजर, और आगे का जो पोर्शन है वो किसी के पास भी नहीं जा रहा,
जबकि वो जाना चाहिए, वो कंज्यूमर के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर के पास ये इतना हिस्सा है जो वो पे करने के लिए तैयार है इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में। अभी ये अगली क्वांटिटी के बारे में मैंने बताता हूँ अभी, क्योंकि वो जो क्वांटिटी है ना PCQ, ये परफेक्टली कंपैरेटिव फॉर्म्स ये आउटपुट प्रोड्यूस करती है। मैं अभी इस पे जाता हूँ। और प्रोड्यूसर के पास भी ये सरप्लस आ सकता था, लेकिन वो यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। तो कंज्यूमर का भी सरप्लस जो है वो मजीद बढ़ सकता था, वो नहीं बढ़ा। और प्रोड्यूसर का भी बढ़ सकता था, वो भी नहीं बढ़ा। तो इसलिए इसको भी वेलफेयर लॉस आप बोल सकते हैं कि ये टोटल सरप्लस नहीं है। टोटल सरप्लस तो होना था अगर सी पे आते। अगर मैं सी पे आ जाऊं, लेट से अगर सी प्राइस चार्ज होती है, वो भी कैसे होगी मैं बताता हूँ। वो ऐसे होगी कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने एक प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और वो है ये PCP, जिसको बी हम कह रहे हैं, लेटर बी से शो किया हुआ है। तो इसको हम आगे, ये स्ट्रेट लाइन ही लग रही है ना, और ये इसको मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ यूं ऐसे, ठीक है। तो वो AR = MR, वो सब यही चल रहा है। अच्छा, आगे मैंने ये MC = AC क्यों यहाँ पर यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि वहां पर MC भी गुजर रहा है वहां से। और अब वही पॉइंट लेना है आपने, यही वाला। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी बताता हूँ। अच्छा, एक तो पहले मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो मोनोपोली में हमें नजर आ रहा है कि ना तो वो प्रोडक्टिव एफिशिएंट है, क्योंकि MC = AC पे वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि MC = AC जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और वो MC = P पे भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि वो जितनी आप प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे प्राइस जो है वो यहाँ है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो यहाँ पर है। तो ये भी गैप आ रहा है, और उसी वजह से वेलफेयर लॉस आ रहा है ना। तो अब परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपके सर प्राइस यहाँ को रखी है। भाई प्राइस आपने एक तो कहीं भी नीचे रख लें, जो मोनोपोली से नीचे हो, सीधी बात है, ठीक है। मोनोपोली से नीचे हो, और वो सीधी लाइन जो है वो जब ये डिमांड कर्व को भी कट कर रही है ना, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है MR की और AR की, तो MC भी वहीं से गुजरना चाहिए। उसका एक रीजन है, मैं भी आपको बताने लगा हूं, क्योंकि हम एक ही डायग्राम में असल में दिखाना चाह रहे हैं। और ऐसा पूछ भी लेते हैं। तो यहाँ पर MC = AC भी मौजूद है, ठीक है, इस पॉइंट पर जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, मैंने ये रिमूव कर दिया ये वाला पॉइंट। यहाँ पे MC = AC है, क्योंकि वहीं से MC गुजर रहे, AC को कट करता जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये MC = AC भी लिखा हुआ है साथ। अब इसमें भी OP1 जो है ना, सॉरी, OPCP या OB कह लो, OB। और इसको कोई नाम दे देते हैं, हम ई का नाम दे देते हैं चलो, OBE और PCQ। तो ये इसका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट को भी देखना अपने, लेकिन बहरहाल हम अभी कंज्यूमर प्रोड्यूस सरप्लस नहीं देखेंगे। हम जो चीज़ दिखानी है मैंने वो बताने लगा हूं आपको, कि अब क्या परफेक्ट कंपटीशन में अगर ये प्राइस चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो उसकी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कंपेयर टू मोनोपोलिस्ट, एक बात। और प्राइस जो है वो भी कम चार्ज हो रही है कंपेयर टू मोनोपोलिस्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम चार्ज होती है और आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। वो सारी मिलके करेंगी ना फर्म्स जो है। तो अब यहाँ पर, अब जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ MC = AC है, तो टेक्निकल एफिशिएंसी तो आ रही है यहाँ पर। दूसरा, ये लोएस्ट पॉसिबल ACP हम बोल सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए, क्योंकि वो एफिशिएंट होती हैं। एफिशिएंट नहीं होंगी तो उनके पास द ओनली वे आउट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट वो है कि अपनी कॉस्ट को कम करें। तो वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज, मिनिमम लेवल पे ही रखेंगे। तो वो एक्स एफिशिएंसी भी डेफिनेटली होगी, और एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है, क्योंकि आप अगर ई पॉइंट को देखें तो वहाँ MC = P भी मौजूद है। P जो है वो ये B है, B जो है ना वो P है ना, और वहाँ पर MC भी वहाँ से कट कर रहा है। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है जी। तो ये जो मैंने P दिखाया हुआ है ना, ये तो दिखाया है कि ये यहाँ पे MC = MR हमें नजर आ रहा है, इसलिए और कोई वजह नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, अब क्या सवाल है। सर मुझे डायग्राम तो समझ आ गई है, लेकिन आप प्लीज इसको एक दफा ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि बनाएंगे किस तरह। अच्छा, ओके, ऑल राइट। अच्छा, ये ना मैं अभी वो लेकर नहीं आया हुआ डिवाइस, एक मिनट वेट करो जरा।
या अच्छा ऐसा करते हैं, इसको ना कल पे रख लेते हैं, क्योंकि मैं असल में ज़रा ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, तो मैं वो बोर्ड लेके नहीं आया साथ। तो कल इसको फिर मैं आपको कल ड्रॉ इसको मैं आपको बताऊं। दिखा देता हूँ, अभी हम ओके। फिलहाल आगे चले जाते हैं ना। अच्छा, और ई पेपर में बिल्कुल बनाना ही पड़ सकती है आपको ये, तो सवाल भी आता है। तो आपने अच्छा सवाल किया कि ड्रॉ करके जरूर दिखाएं। ओके, आगे जी। अच्छा, फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम। ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये आपने ही पढ़ना है, क्योंकि जो बातें मैंने की हैं आपसे वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, और वो आप उसको देख सकते हैं। और कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे फिर बता दीजिएगा इसमें से, या एक दफ़ा चलो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें और बता दें कोई पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा। सर, इसमें जो पॉइंट है कि द मोनोपोलिस्ट कैप्चर्स कंज्यूमर सरप्लस एंड टर्न्स इट इनटू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस उसका प्रॉफिट बन रहा है। एग्जैक्टली exactly, वो कंज्यूमर सरप्लस को प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट कर रहा है ज़्यादा प्राइस चार्ज करके। ओके सर, सर समझ आ गई है, कोई भी ओके, क्वेश्चन? ऑल राइट। और ये नीचे वाले दो पॉइंट भी देख लो। जी सर, समझ आ गया। ओके, ऑल राइट, आप ये जल्दी से देख लेते हैं कि ये भी सवाल आ सकता है, आसान है वैसे तो। इज मोनोपोली ऑल बैड एंड परफेक्ट कंपटीशन ऑल गुड? तो उसमें अगर हम पहले देख लें मोनोपोली के आर्गुमेंट्स अगेंस्ट। अच्छा, वैसे तो अगर मैं जनरल बात करूं आपसे कि परफेक्ट कंपटीशन, हम कहते हैं जी ये आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या वो ऑल गुड है? सवाल ये है। तो उसमें एक ही चीज आ जाती है कि परफेक्ट कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो डिफरेंस इन प्राइसेस, और लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी परचेजिंग पावर को देखते हुए, और जो उनको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है प्रोडक्ट से, वो अपनी प्राइस से कंपेयर करके चीज़ खरीदते हैं। अच्छा, तो पावर कमीशन में ऐसा होता नहीं है, उसमें प्राइस सेम ही रहती है। एक बात तो ये एक इशू है। दूसरी बात कि पावर कंपटीशन कंपटीशन में आपको वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक टू सेटिस्फाई योर नीड और वांट आप बाय करते हैं। तो पावर कंपटीशन में माना कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, लेकिन सारी फर्म जो हैं वो एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसका मतलब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो मैक्सिमाइज कैसे होगा अगर सारी प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं और आपको कोई स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए? तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ये दो बहुत बड़ी वजूहत हैं जिससे पावर कंपटीशन जो है ना वो अच्छा कंसिडर नहीं किया जा रहा। तीसरी एक और चीज़ है, पावर कंपटीशन में चूंकि फर्म बहुत ज़्यादा होती हैं, इसका मतलब है कि उनको उनमें से किसी को भी, क्योंकि सबका मार्केट शेयर स्मॉल होता है, तो किसी को भी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव नहीं हो रही होती। इसका मतलब है कि जितनी एवरेज कॉस्ट एक मोनोपोली या एक ओलिगोपोली की मार्केट में कम की जा सकती है, उतनी पावर कंपटीशन में रहते हुए ये फर्म्स कभी भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि अगर मोनोपोली या ओलिगोपोली ज़्यादा प्राइस, वो अपना जो कॉस्ट बेनिफिट है वो पास ऑन करना चाहें कंज्यूमर्स पे, तो वो कर सकते हैं, और उसमें कंज्यूमर को फायदा हो सकता है। लेकिन पब कंपटीशन में एक हद तक ही प्राइस को मतलब प्राइस तो जारी पता है मार्केट से लेनी है आपने इंडस्ट्री से, तो जारी पता है वो एक हद तक ही प्राइस होगी, तो जो चार्ज हो सकती है। जैसे अभी डायग्राम में तो नजर आ रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम चार्ज की जा रही है, क्योंकि वहां पर मोनोपोलिस्ट जो है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और ज़्यादा प्राइस चार्ज करके कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट भी अपने पास रख रहा है। लेकिन अगर मोनोपोलिस्ट चाहे तो वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट को यूज करके अपनी प्राइस को ज्यादा कम भी कर सकता है, और उस केस में, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो फिर उस केस में वो प्राइस को कम चार्ज करेगा। तो हम देखेंगे कैसे करेगा, प्राइस कम चार्ज करेगा, और इनफैक्ट वो परफेक्ट कंपटीशन
की जो प्राइस चार्ज हो रही है उससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है उसको कॉस्ट बेनिफिट हाई लेवल के अचीव हो रहे हैं, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होते। अच्छा, अब आर्गूमेंट्स अगर हम तो ये तो हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात भी मैंने कर दी साथ। तो अब आर्गूमेंट्स अगेंस्ट मोनोपोली देखें तो चार्जेस हायर प्राइस, डेवलपमेंट आप इसकी आराम से कर सकती हो। एब्सेंस ऑफ चॉइस और कंपटीशन, जाहिर बात है बिल्कुल नहीं होता। तो वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन वगैरह आप बता सकते हैं। प्रोडक्टिवली एंड एलोकेटिवली इनएफिशिएंट, ये तो हमने बात कर ली। क्रिएट्स डेडबैड लॉस, ये भी बात कर ली। एब्सेंस ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वो नहीं देते। और लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें जिसको आप हम डिस्कस ना कर सकें। अच्छा, आगे ये अब थोड़े से पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं ये इन पॉइंट्स को ना फिर हम कल ही कंटिन्यू कर लेंगे जब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि टाइम मेरा ख्याल इतना नहीं है कि मैं इनको कवर कर सकूं। इसको कर ही देख लेते हैं फिर। ओके सर। खुदा हाफिज़।